औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट बायोग्राफी ऑफ जीन जैक रोसो। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रोसो के बारे में है। आज इंशाल्लाह हम जो रोसो की बायोग्राफी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने एग्जामिनेशन के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने निकाला है। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी को देखेंगे, उसके बाद फिर जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं रोसो के, उनको स्टडी करेंगे। और उसके बाद रोसो का एक जो इम्पोर्टेंट नावल है जो कि जिसका नाम इमाइल है, उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ही हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रोसो वाज बोर्न ऑन 28th June 1712 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन पुअर फैमिली। तो हमारे पास जो जेन जैक रोसो हैं, ये 28 जून 1712 के अंदर जो है स्विट्जरलैंड में एक पुअर फैमिली के अंदर जो है ना वो पैदा हुए हैं, ठीक है। हिज फादर नेवर टोक अ जॉब सीरियसली एंड वंडर फ्रॉम वॉच मेकिंग टू डांसिंग, हंटिंग एंड ड्यूलिंग, ठीक है। यानी कि इनका जो रोसो के जो फादर हैं, उन्होंने अपनी जॉब को कभी सीरियस नहीं लिया। कभी वो वॉचमैन के वॉच मेकिंग का काम करते थे, घड़ी साज करते थे, साथ में हंटिंग करते थे, डांसिंग करते थे, ड्यूलिंग करते थे। यानी कि कोई भी प्रोफेशन जो है ना वो उन्होंने प्रॉपरली जो है ना उसको अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि गाहे बगाहे जो है ना वो उसको चेंज करते रहते थे, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, मदर डाइड आफ्टर द 9th day ऑफ रोसोबर। तो जब रोसो की पैदाइश हुई थी, जब रोसो की बर्थ हुई थी, तो उसके 9th दिन के बाद जो रोसो है उसकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई थी, वो फौत फौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। सो ही ग्रू अप लाइक अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, यानी वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह जो है ना उसकी परवरिश हुई, विदाउट प्रॉपर एजुकेशन और डिसिप्लिन। यानी कि उसको प्रॉपर एजुकेशन जो है ना वो नहीं दी गई और ना ही डिसिप्लिन के साथ उसको एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। तो कहा जाता है कि रोसो ने जितनी भी एजुकेशन जो है ना वो हासिल की, वो अपने फादर से हासिल उन्होंने की, उन्होंने कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की है, ठीक है। उसके बाद जी फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन द अर्ली फेज ऑफ एज ऑफ हिज लाइफ ही रिफ्यूज टू टेक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन अ ट्रेड इन जनेवा, ठीक है। यानी कि जनेवा के अंदर उसको उनको यानी कि तिजारत के लिए जो है ना अप्रेंटिसशिप जो है ना वो ऑफर की गई, जिसको उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास 5 पॉइंट आ जाता है, ही रैन अवे फ्रॉम होम एंड लेफ्ट द सिटी एट द एज ऑफ 16 ईयर। तो रोसो जो है उन्होंने अपना जो जनेवा है जो सिटी है उसको, यानी कि अपना जो होम टाउन सिटी है उसको 16 ईयर की एज में लेफ्ट कर दिया था। कहा ये जाता है कि रोसो जो है यानी कि इलीगल जो है ना वो हंटिंग उन्होंने की थी एक डियर की, तो जिसकी वजह से वो प्रेसिक्यूशन जो है उससे बचने के लिए जो है ना वो वहाँ से भागे थे, और फिर वो फ्रांस के अंदर जो है ना वो शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो 16 ईयर की एज में वहाँ से यानी कि जिनेवा इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट में, अनलाइक अदर फिलोसफर रोसो हैड नाइदर स्टीडली एम्प्लॉयमेंट और नोबल पैट्रोनेज। यानी कि रोसो जो है वो बाकी जितने भी हमारे पास स्कॉलर हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी तरह रोसो जो है उनके पास ना ही तो कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड था और ना ही उनके पास कोई नोबल फैमिली थी, जिसकी वजह से जो है ना उनको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल होती, ठीक है।
तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, थ्रू आउट हिज लाइफ ही वंडर्ड एवरीवेयर इन यूरोप where he had some first-hand experience of real poverty and deprivation. तो रोसो जो है वो यूरोप के बहुत से इलाके के अंदर जो है ना वो घूमते रहे हैं। कभी कहीं पे उन्होंने यानी कि परमानेंट स्टे नहीं किया, वो हमेशा वांडर करते रहते थे, घूमते रहते थे। कभी इस जगह पे डेरा लगाया, कभी उस जगह पे। तो इसकी वजह से उसको उनको जो है ना वो दुनिया को ऑब्जर्व करना, दुनिया को देखना, करीब से देखना, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो उनको हासिल हुआ। और दूसरा ये है कि उनकी कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी और कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से उनको पॉवर्टी और जो महरूमियत है उससे भी दो चांस होना पड़ा। ठीक है। He married a woman and had 5 children, but he refused to accept the responsibilities of his families। क्योंकि रोसो जो है वो खुद यानी कि उसकी जो है ना वो प्रॉपर से यानी कि अगर उसको कहा जाए तो उसको हमने निगलेक्टेड चाइल्ड कहा है, प्रॉपर उसकी केयर केयर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से रोसो ने शादी की, फिर उनके 5 बच्चे हुए, और फिर उन्होंने अपनी जो और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको लेने से इनकार किया। तो इसकी वजह से फिर हुआ ये कि एट दैट टाइम ही क्वारल विद हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े जो है ना वो गुर्बत की वजह से करते थे। ठीक है। और उसके बाद चीटेड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को चीट किया, छोड़ दिया अपनी फैमिली को, ऑन गॉट इंडल्ज इन इमोरल एक्ट्स। तो इमोरल एक्टिविटी के अंदर, इमोरल एक्ट्स जो हैं उनके अंदर उसको जो है ना वो उनको खुद को इंक्लूड कर लिया, उसमें इंडल्ज हो गए। ठीक है। तो मैं फिर से आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बायोग्राफी ऑफ जीन जैक रोसो जो है उनकी है। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रोसो जो है इनकी पैदाइश जो है हुई थी हमारे पास 28 जून 1712 के अंदर, और डेथ इनकी हुई है 1778 के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है। और ये जो पैदा हुए थे जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, एक बहुत ही पुअर फैमिली के अंदर जो है ना वो ये पैदा हुए थे। ठीक है। तो उसके बाद जी जब डेथ इनकी हुई है 1778 में, तो ये फ्रांस के करीब जो है, फ्रांस में एक विलेज है फ्रांस पेरिस के अंदर, तो वहाँ पे फिर इनकी डेथ हुई थी। तो आप प्रीवियस लेक्चर लीजिएगा, मैं यानी कि कंप्लीट लेक्चर लीजिएगा, मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। बहरहाल फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। हिज फादर नेवर टुक अ जॉब सीरियसली, wandered from watchmaking to dancing, hunting and dueling। यानी कि उनके जो फादर हैं वो उन्होंने कोई प्रोफेशन जो है ना वो कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया था। कभी वो वॉच मेकिंग, घड़ी साजी के काम करते थे, उसके बाद डांसिंग, हंटिंग, ड्यूलिंग, ये सारे काम जो है ना वो करते रहे हैं अपनी लाइफ में। तो रोसो के यानी के बर्थ के यानी के 9th डे के बाद जो रोसो की वालदा है वो दुनिया से चली गई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। इसको निगलेक्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इग्नोर किया गया, इसकी कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई, प्रॉपर डिसिप्लिन इसको नहीं दिया गया। इसने कहा जाता है कि रोसो ने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है वो सारी की सारी अपने अपना जो फादर है उससे हासिल की है। इसको कोई फॉर्मल एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है, इट इज सेड दैट हिज सेंस ऑफ गिल्ट एंड ट्रबल्ड conscience lead to him and attempt to recapture his lost innocence and morality which is neglected। ठीक है। कहा यह जाता है कि रोसो ने जब अपनी फैमिली को चीट किया था और बैड एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, तो उसके बाद हुआ क्या कि रोसो जो है उनको यानी कि वो जो गिल्ट था वो फील हुआ कि मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। तो फिर उन्होंने उस यानी कि उन्होंने जो मिस्टेक की थी, उसने जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की थी अपनी फैमिली के लिए, उसने उनको गाइड किया टू अटेम्प्ट टू रिकैप्चर हिज लॉस्ट, कि वो अपना जो लॉस है उसको फिलफुल करें और अपनी जो इनोसेंस है और जो मोरालिटी है
जो वो छोड़कर बैड एक्टिविटीज के अंदर जो है ना वो इंडल्ज हो गए हैं, तो उनको वापस जो है ना रिकैप्चर करें, उनको अगेन हासिल करें। उसके बाद जी सेकंड पॉइंट हिज लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल राइटिंग, उन्होंने जितनी भी राइटिंग लिखी है उनकी सारी की सारी जो राइटिंग है वो फिलोसॉफिकल राइटिंग है। उसके अंदर एक मिथ बनाई गई है, एक फिलोसॉफिकल आइडियाज उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रोसो लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पेरिस। तो क्योंकि 16 ईयर की एज में हंटिंग की प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए रोसो जो है उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड को छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर वो पेरिस के अंदर ही रहा है फ्रांस में। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड इन फ्रांस, लाइक पेरिस इन 90। इसके बाद ये हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे इन 1749 एट द एज ऑफ 37 he came across an advertisement of essay competition organized by the Academy of Science इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर 1749 के अंदर एक ऐसे का कंपटीशन जो है ना एक एकेडमी करवा रही थी। तो उस टाइम पे रोसो की जो एज थी वो 37 ईयर थी। तो रोसो ने वो एडवर्टाइजमेंट देखी, और उसके बाद फिर उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और फिर उन्होंने उस जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर फिर विन भी किया। तो उनको बहुत सा इनाम जो है ना वो भी दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे वाज यो वो जो ऐसे लिखना था जिसके ऊपर कंपटीशन था, तो उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि उसका जो टाइटल है वो क्या है हमारे पास। तो उस सब्जेक्ट का टाइटल है हैज द रिवाइवल ऑफ साइंस एंड आर्ट हेल्प टू प्यूरिफाई और करप्ट मॉरल्स। यानी कि ये जो ऐसे था इसका ये टाइटल है हैज द रिवाइवल ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। क्या साइंस और आर्ट्स आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, क्या ये इंसान का जो मोरल करप्ट हो चुका है, जो इंसान करप्शन में इंडल्ज हो चुका है, जो इन्वॉल्व हो सकता है, तो क्या साइंस और आर्ट्स जो है उसको रिवाइव कर सकती हैं, या इंसान को दोबारा मोरल वैल्यूज की तरफ लेकर आ सकती हैं या नहीं लेकर आ सकती। तो इसके ऊपर जो है एक ऐसे का कंपटीशन था जिसमें फिर रोसो ने क्या किया, रोसो पार्टिसिपेटेड दैट कंपटीशन एंड वन प्राइज। तो रोसो ने इस कंपटीशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया और फिर प्राइज विन किया, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दिस ऐसे बात पब्लिश एज अ मोनोग्राफ इन टाइटल। ये एक मोनोग्राफ की तरह जो है ना उसको पब्लिश किया गया, यानी कि मोनोग्राफ। इसका जो टाइटल था वो ये था डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। यानी कि साइंस और जो आर्ट्स है उसके ऊपर डिस्कोर्स करना, उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस पेश करना, उसके ऊपर थिंकिंग थॉट को प्रेजेंट करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो इसको पब्लिश किया गया था इन 1750 के अंदर, यानी 1750 के अंदर जो है ना वो इसको पब्लिश किया गया। ये कंपटीशन हुआ कब था, ये 1749 के अंदर, और इस ऐसे को फिर पब्लिश किया गया था 1750 के अंदर, यानी एक साल के बाद। इट वाज हिज फर्स्ट फिलोसॉफिकल वर्क एंड डिस्कोर्स। ये रोसो का सबसे पहला जो है ना वो राइटिंग और फिलोसॉफिकल वर्क था जिसके ऊपर इन्होंने लिखा था। पहले जस्ट जो है ना वो डांसिंग के अंदर और बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करते थे। तो राइटिंग के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो इनकी जो राइटिंग थी वो डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, ये ऐसे कंपटीशन था तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन फिलोसॉफिकल फिलासफी। तो फिलोसॉफिकल फिलासफी के हवाले से इन्होंने कुछ और भी वर्क जो है ना वो लिखे। इसमें से एक और हमारे पास आता है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है दुनिया के अंदर अनइक्वालिटी जो है, इनजस्टिस जो है, उसने कब से जो है ना वो अपना ओरिजिन स्टार्ट किया है। तो ये भी एक डिस्कोर्स है, इसके ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना वो पेश किया गया इन 1755 के अंदर, 1755 के अंदर। उसके बाद ये नेक्स्ट जो इनके डिस्कोर्स आया उसको कहते हैं डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर जो है
भी रोसो ने काम किया और उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स जो है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके हाथों में घूमती रहती है, गरीब लोग जो होते हैं उनको इसका कोई शेयर वगैरह नहीं मिलता। ठीक है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट यानी कि इसमें है वो ये जो सन आ रहे हैं इनको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि इनका वर्क आता है जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 1762 के अंदर आता है। तो इसको भी, ये एक नॉवल है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हिज लीडिंग लिटरेरी वर्क। तो रोसो के जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बुक्स के अंदर पीपीएससी के एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा भी जा चुका है, तो वो इमाइल है। ठीक है, कुछ लोग इसको इमली भी बोलते हैं लेकिन इमली नहीं है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इमाइल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है ना वो ऑन एजुकेशन है। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में या पेपर में पूछा जा सकता है कि हम इमाइल को क्या कहते हैं, या इमाइल का दूसरा नाम क्या है। तो इसको ऑन एजुकेशन कहते हैं। तो ये पब्लिश हुआ था हमारे पास 1762 के अंदर। और ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो भी 1762 के अंदर प्रेजेंट हुआ है। तो आपने इन दोनों को याद रखना है। ठीक है। तो मेन चीज याद करने वाली ये है कि इमाइल का दूसरा नाम क्या है, जिसको हम ऑन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। तो इट इज अ नॉवल इम्बॉडिंग रोसो एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, यानी एक ये एक नॉवल है जिसके अंदर रोसो अपनी क्या करता है, एक एजुकेशनल जो फिलॉसफी है उसके बारे में डिस्कस करता है कि हमने बच्चे को कैसे एजुकेट एजुकेट करना है, बच्चे को कैसे नॉलेज प्रोवाइड करना है, कैसे बच्चे की डेवलपमेंट हमने करनी है। तो इसके अंदर ये बताया गया। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा उर्दू में कुछ फ्रेमवर्क बताना चाहूँ, तो ये जो इमाइल है ये एक 5 एक्ट प्ले है, ये एक नॉवल है जिसके अंदर जो है ना, जिसके 5 पार्ट हैं। इसमें रोसो जो है ना वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है कि बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे होती है। और इमाइल जो है ना ये बेसिकली रोसो का करेक्टर है। रोसो ने खुद को एक इमाइल के नाम से रिप्रेजेंट किया है इस नावल के अंदर। तो इमाइल एक जो है ना वो लड़का होता है, उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है, वो कौन कौन सी सिचुएशन से, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस से गुजरता है, सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसे फेस करना पड़ती हैं। तो इसके बारे में ये कंप्लीट नावल जो है ना वो डिपिक्शन करता है, इसके बारे में बातें करता है। उसके बाद ये इट हैज 5 पार्ट विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन दिस नावल रोसो वाज अ बॉय विच डिपिक्ट्स द रोसो एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि रोसो की जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करता है, उसको बयां करता है। ठीक है। सम अदर पार्ट ऑफ दिस नावल कंटेन नेगेटिव कमेंट अबाउट वुमेन। तो रोसो का ये जो नावल इमाइल है इसमें कुछ जो पार्ट है इस नावल का वो फीमेल के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव कमेंट करता है। रोसो कहता है कि फीमेल जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो यानी डिपेंडेंट होती हैं मेल के ऊपर। यानी कि लव की बेस पे अगर देखें या फिर ऑन द नीड बेस से देखें, तो फीमेल जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने लवलेस लाइफ जो है उसको फिलफुल करने के लिए। उसको कहते हैं कि फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि वो डिपेंडेंट होती है, इन्हिसार करती हैं मेल के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम वुमेन बाय नेचर इंफीरियर टू मैन। यानी कि रोसो कहता है कि वुमेन जो होती हैं वो क्या है, इंफीरियर होती हैं, कमतर होती हैं, यानी कि उनका स्टेटस स्टैंडर्ड लो होता है मेल की निस्बत। बट नेचर हैड मेड देम कुनिंग टू कंपनसेट फॉर देयर वीकनेस। ठीक है। लेकिन नेचर ने, कुदरत ने, कायनात ने फीमेल को कुनिंग बनाया है, चालाक बनाया है, ताकि वो अपनी वीकनेस जो है उनको कंपनसेट कर सकें, अपनी जो कमजोरी हैं उनको छुपा सकें। इसलिए जो औरत है उसको ज्यादा कुनिंग बनाया है, ज्यादा चालाक बनाया है। ठीक है।
उसके बाद जी रोसो कहता है कि रोसो गवर्न्स अ कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन टू मैन। तो रोसो जो है ना कंप्लीट सबऑर्डिनेट करता है, यानी कि फीमेल की जितनी भी यानी कि जो पावर है वो उसको सबऑर्डिनेट करता है, वो डोनेट करता है किसको, मेल को। वो कहता है कि फीमेल जो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो सारी की सारी जो है ना वो डिपेंडेंट होती हैं मेल के ऊपर। तो रोसो कहता है जी, Rousseau said that man can live without female, but female cannot live without male। तो रोसो कहता है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल के अलावा जिंदगी गुजार सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उनके अलावा अपनी जिंदगी को कंप्लीट तरीके से गुजार सकते हैं। बट जो फीमेल है, फीमेल कैन नॉट लिव विदाउट मेल। तो लेकिन फीमेल जो है वो मेल के अलावा नहीं रह सकती, ठीक है। बिकॉज ऑफ फीमेल आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द मेल लाइक नीड बेसिस। क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट होती हैं, इंसार करती हैं मेल के ऊपर। वो लव की बेस पे भी हो सकता है और वो नीड के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी हम बात करते हैं जी अकॉर्डिंग टू रोसो, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रोसो। तो रोसो जो है उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या परसेप्शन है एजुकेशन की। तो ये कहते हैं कि व्हेन वी आर एबल टू सेलेक्ट एंड रिजेक्ट, reject an individual, and we reject those assumptions which have no evidence, and we can accept those assumptions which have evidence। यानी कि रोसो कहता है कि जब हमारे अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किसी चीज के को सिलेक्ट करने में या किसी चीज को रिजेक्ट करने की एबिलिटी मौजूद होती है, तो वो बंदा एजुकेटेड होता है। क्योंकि हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर हेलो, अभी आई है, पहले नहीं आ रही। जी जी सर, अभी आ गई है। शायद नेट का किसी टाइम इशू होता है, तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे नेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इस वजह से शायद प्रॉब्लम। अच्छा, हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। तो रोसो कहता है कि जब भी यानी कि आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाती है, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो देन आप जो है ना वो एक एजुकेटेड पर्सन होते हैं, आप एक सेंसेबल पर्सन जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। तो रोसो कहता है कि जी यानी कि जब हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट दोज अजम्पशन, यानी कि उन आइडियाज को, उन अजम्पशन को हम रिजेक्ट करते हैं विच हैव नो एविडेंस, जिनका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, बल्कि हमें जो है ना वो सुनी सुनाई बातें जो है ना वो हमें मिलती हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास उन चीज़ों का कोई एविडेंस, कोई उनका सबूत मौजूद नहीं होता कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या सर नहीं आपकी आवाज करती। बार बार इंटरप्ट कर रही है, नहीं समझ आ रही। जस्ट हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, अभी आई है। चलें जी। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे रोसो ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन की है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। रोसो कहता है कि जब यानी कि आपके अंदर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने या किसी किसी चीज़ को रिजेक्ट करने की एबिलिटी जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होती, तो आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं होते, आप एजुकेटेड पर्सन नहीं कहलाते, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता ही एडवाइस मैन टू अवॉइड बिकमिंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन वुमेन। तो रोसो कहता है, ये एडवाइस करता है मैन को, ये कहता है कि आपने इमोशनली जो है ना वो अवॉइड करना है इस बात से कि आप इमोशनली जो है वो किसी फीमेल जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि वो अपने इमोशन की वजह से आपको जो है ना वो डोमिनेट ना कर पाए। तो इस वजह से रोसो जो है ना वो एडवाइस करता है कि आपने फीमेल की जो इमोशनली ब्लैक मेलेंगे उससे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिज treatise and novel inspired the learner of French Revolution। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके अंदर जो जितने भी लीडर काम कर रहे थे, तो उनके लिए इंस्पायरेशन के तौर पर जो है ना वो
रोसो का ये जो नावल है इमाइल इसने काम किया। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, रोसो डाइड ऑन 2 जुलाई 1778 इन अर्मेनल अर्मेनविल अर्मेनविल, सॉरी इसको पढ़ते हैं अर्मेनविल, विलेज नियर पेरिस। तो ये पेरिस के करीब एक विलेज है, अर्मेनविल इसका नाम है, फ्रांस के अंदर। तो वहां पे रोसो की डेथ हुई थी, इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जी हम बात करते हैं, ये जो रोसो का नावल इमाइल है इसी के बारे में ही कुछ भी चीजें हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके अंदर जी रोसो ने 3 स्टेजेस ऑफ लव जो है ना वो भी बयान किया है। तो रोसो ने लव जो है उसकी 3 स्टेजेस को डिफाइन किया है इमाइल के अंदर। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेज है, इसमें रोसो कहता है कि मैन हैज फीलिंग ऑफ लव बट ही डिड नॉट नो हिज बिलव्ड। इंसान जो होता है वो मैन हो या वुमेन हो, उसके अंदर जस्ट अभी फीलिंग होती है यानी कि लव करने की। तो लेकिन अभी उसको अपनी जो बिलव्ड होती है, जो स्पेसिफाइड बंदा होता है, उसके बारे में पता नहीं होता, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो सेकंड स्टेज में ये कहता है कि ही फाइंड आउट हिज बिलव्ड। इस लेवल पे फिर वो क्या करता है, अपना जो बिलव्ड होता है उसको सर्च आउट कर लेता है, अपने जो थिंकिंग थॉट वाला पर्सन है उसको वो सर्च आउट कर लेता है। और थर्ड स्टेज में ये कहता है, एट दिस स्टेज यू शुड नॉट कंसोलिडेट हिमसेल्फ विद हर ऑन बेड। ये कहता है कि अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो कोई पर्सन मिल गया है, वो चाहे मेल है वो या फीमेल है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो जिनसी विश है उसको कंसोलिडेट नहीं करना, बल्कि आपने उसके साथ जो सोल की लव है, जो रूहानी रिलेशन है, उसको आपने क्या करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ह्यूमन लव विद डिफरेंट जेंडर एंड डीड, कि हर इंसान जो होता है वो अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि मेल या फीमेल जो है वो उसकी लव करने की अपनी एक अलग कंडीशन होती है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो नीड बेसिस पे लव करते हैं, कुछ लोग जो है वो रियल में यानी कि अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये कहता है, टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर। समटाइम जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो डिजायर होती है, सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए वो अट्रैक्ट होते हैं फीमेल के साथ। और दूसरे नंबर पे ऑन द नीड बेसिस, यानी कि फीमेल जो है वो अपनी नीड बेसिस जो है उसको कंसीडर करते हुए जो है ना वो लव करती हैं। सम टाइम वो कहते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि हमारी जो है ना ज़रूरियात इससे पूरी होगी, अच्छी अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, ये सारी चीज़ें यानी कि उनके माइंड में होती हैं। तो तब जो है ना वो अट्रैक्शन होती है उनको एक वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड पर्सन से। और सेकंड नंबर पे रोसो कहते हैं कि ऑन द डिजायर बेस, और फिर उनकी विश भी होती है, और डिजायर की बेस पे भी फीमेल अट्रैक्ट होती हैं और नीड के बेस पे दोनों में। उसके बाद फीमेल आर मोर डिपेंडेंट ऑन मेल, यानी कि फीमेल जो है ना वो आज़ाद इतनी आज़ाद नहीं होती मेल की निस्बत, ठीक है। तो नेगेटिव एजुकेशन शुड बी गिवन टू चाइल्ड। तो रोसो कहता है कि हमें बच्चों को नेगेटिव एजुकेशन जो है ना वो देनी है। मैंने आपको जब पढ़ाया था नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, नेचुरलिज्म फिलोसफी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन जो है उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको बता देता हूँ को कि जो हमारे पास नेगेटिव एजुकेशन है, इसमें हम बच्चा जो भी अपने 5 सेंसेस को यूज कर प्रैक्टिकल वर्क करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो क्या कहलाती है, नेगेटिव एजुकेशन कहलाती हैं। और फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ये हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो उसको हम पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो एक्सरसाइज होती है, जो प्रैक्टिस होती है, उसको नेगेटिव एजुकेशन जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रोसो है, यानी कि ये कौन से ऐसे राइटर हैं या कौन से ऐसे फिलोसफर हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के
अगेंस्ट हैं तो वो हमारे पास रोसो हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, इसमें सारी प्रैक्टिकल एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन दी जाती है। तो वो हमारी नेचुरलिज्म फिलॉसफी है। और इसके जो यानी कि फाउंडर हैं वो हमारे पास जीन जैक रोसो हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास वाई रोसो इज नॉन एज यूनिक थिंकर। तो रोसो को यूनिक थिंकर जो है ना वो क्यों कहा जाता है अपने टाइम पे, यानी कि वो एक अलग आइडियोलॉजी का मालिक है, एक अलग उसकी थिंकिंग है, एक अलग उसकी थॉट है, तो उसको क्यों कहा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। In his time, when everyone was praising science, rationality, modernity, Rousseau emerged as a criticism of modernity and enlightenment। ठीक है, यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसके टाइम पे सारे लोग साइंस टेक्नोलॉजी को, मॉडर्निज्म की जो है ना वो प्रेजिंग कर रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे। तो उस दौरान जो है ना वो रोसो एक यानी कि फिलोसफर, एक क्रिटिक्स की तरह इमर्ज हुए, जिन्होंने मॉडर्निज्म के ऊपर, इनलाइटनमेंट के ऊपर, जो चेंज है, जो रेवोल्यूशन है, इसके ऊपर जो है ना उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। तो इसकी वजह से इसको एक अलग जो है, एक यूनिक थिंकर जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। ही इज नोन एज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस। तो इसको थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस जो है ना वो कहा जाता है। तो अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस क्या होता है। पैराडॉक्सिस का कोई आइडिया है आपको? जी। सर पैराडॉक्स आई थिंक कोई रूटीन से हटके कोई चीज अगर जो होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पैराडॉक्सिस का मतलब बेसिकली होता है कि यानी कि उसकी अपनी जो कॉल और फेल है उसमें तजाद हो, यानी कि जो बात उसने पहले की हो और बाद में जो बात कर रहा है उनमें कंट्राडिक्शन हो, ठीक है, और उनमें सिमिलैरिटी ना हो, तो उसको पैराडॉक्सिस डॉक्सिस कहा जाता है, ठीक है। Not only his language is paradoxical, but paradoxical his thought also give rise to paradoxical school of thought। ये जो रोसो हैं उनकी लैंग्वेज ही पैराडॉक्सिकल नहीं थी, बल्कि उनकी जो थॉट है, उनकी जो थिंकिंग है, वो पैराडॉक्सिकल जो है ना वो होती थी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि रोसो जो है ना वो कहता है कि जी फीमेल जो है ना वो ज्यादा डिपेंडेंट हैं मेल के ऊपर। लेकिन आजकल में हमने देखा है कि जब यानी कि जो बेवा फीमेल्स हैं या जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो घर को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, उनको सम टाइम नीड फील नहीं होती, वो शादी वगैरह नहीं करती, अपने बच्चों का सहारा बनती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। और कई ऐसी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। तो इस वजह से ये रोसो का जो यानी कि ओपिनियन था उसमें कंट्राडिक्शन जो है ना वो पाई जाती है, और इसकी वजह से इसको हम पैराडॉक्सिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ही इज इंस्पायरेशन ऑफ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आल्सो प्रोवाइड गुड फॉर टोटायरियन। तो ये जो रोसो है ये कि जो भी डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करता था उसके ये फॉलोअर थे, उसके सपोर्टर थे। तो उसके बाद ही इज एन इंस्पायरेशन फॉर लिबरल एंड आल्सो फॉर सोसाइटीज। तो ये आज़ादी के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, सोसाइटी की लिबरलिज्म के ऊपर फोकस करते थे। ही वाज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नर्स। तो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लोग थे उनके जो है ना वो अगेंस्ट ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया, चीज़ों को बयान किया। ये लिबरलिज्म के ऊपर बात करते हैं, ये आज़ादी के ऊपर बात करते हैं। रोसो इज नोन एज फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि रोसो जो है उसको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो भी कहा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कम्स फ्रॉम हिम। तो ये जो स्लोगन था हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये भी रोसो से ही जो है ना वो अडॉप्ट किया गया था। तो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रोसो इज द थ्योरी ऑफ जनरल विल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। जस्ट अ मिनट प्लीज।
तो हमारे पास जो यानी कि ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन थी रोसो की किसी थ्योरी के अंदर, तो वो जनरल विल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी है उसमें थी। तो ये चीज हमारे पास रोसो के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आज हमने ये जो इमाइल नावल है इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको स्टडी किया है, उसके बाद उसके जो बेसिक पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हो उसमें हम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर बात करें। क्योंकि समटाइम जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे फिर करेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके अंदर जो स्टोरी है वहां से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो मेरा माइंड है कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके ऊपर कम से कम हम एक एक लेक्चर जो है ना वो बनाएं और उसको चैनल के ऊपर अपलोड करें ताकि सब लोग जो है ना उसको देखें। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन बंद करें। चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।